डिटेल में हमें डिस्कस करना है, पढ़ना है, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें काफी कुछ बताया गया है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए सबके लिए जरूरी है। ठीक है, हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। क्लियर? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पर एक वर्ड आता है सेक्सुअल मैच्योरेशन। जरा ढूंढना, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो सेक्सुअल मैच्योरेशन का मतलब है कि जब आप एक पर्टिकुलर एज में आ जाते हैं तो आपकी बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब वो चेंजेस कुछ तो नॉर्मल चेंजेस होते हैं जिसमें आपकी बॉडी के पार्ट्स की ग्रोथ होती है नॉर्मल, बट कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ ग्रोथ को नहीं दिखाते और थोड़े अलग टाइप के चेंजेस होते हैं। ठीक है, वो क्या क्या चेंजेस होते हैं जो बॉयज के अंदर प्यूबर्टी में आते हैं और गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी में आते हैं, उन्हें अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं कुछ चेंजेस का आइडिया दे रहा हूँ। जैसे कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो ग्रोथ से उनका कोई लेना देना नहीं होता, जैसे कि सेंसेशंस डेवलप हो जाना। एक दूसरे जेंडर के लिए, अपोजिट जेंडर के लिए क्या डेवलप होनी शुरू हो जाती है? सेंसेशंस, फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे चेंजेस भी हमारी नॉर्मल ग्रोथ के साथ साथ ही होते रहते हैं। अब इतने सारे चेंजेस जब हमारी बॉडी में हो रहे हैं और हमें इनके बारे में सही से कोई बताने वाला, गाइड करने वाला नहीं होता, तो हम इन सारे चेंजेस के चलते हुए कई बार गलत स्टेप्स ले लेते हैं लाइफ, है ना। जो यूथ है वो गलत स्टेप्स ले लेता है लाइफ में, क्योंकि जो चेंजेस उसकी बॉडी के अंदर आ रहे हैं, जो चेंजेस उसकी फीलिंग्स के अंदर आ रहे हैं, वो उन फीलिंग्स को, उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो लाइफ में क्या ले लेते हैं? गलत स्टेप्स ले लेते हैं। इसलिए इन सारे चेंजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कौन कौन से चेंजेस है, ये कब कब आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। किसी किसी के में ज्यादा जल्दी आ जाते हैं, किसी किसी के में धीरे धीरे आते हैं, बट चेंजेस सबकी बॉडी में आते हैं। ठीक है, और जब ये चेंजेस आते हैं तो धीरे धीरे सेक्सुअल मैच्योरेशन भी होने लगती है। लेकिन थोड़ी बहुत सेक्सुअल मैच्योरेशन का मतलब ये नहीं कि हम बेबी को फॉर्म करें और बेबी को पालने के लायक हो गए, क्योंकि बेबी को प्रोड्यूस करने के बाद बेबी को पालने का जो प्रोसेस होता है पूरा, वो एक बहुत टिपिकल प्रोसेस होता है। उसमें मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली सब तरह से आपको अपने आप को लगाना मिलता है ना। तो एज एन इंडिविजुअल हमारे ऊपर कई तरह के प्रेशर्स हमें देखने को मिलते हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में इतना नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे ऊपर कई तरह के प्रेशर्स होते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। पहला प्रेशर आता है हमारा फियर प्रेशर। फियर प्रेशर वो होता है जो हमारे फ्रेंड्स से या हमारे सीनियर्स से या हमारे साथ वालों से, जैसे कि अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल भी लेते हैं, स्कूल टाइम में लंच ब्रेक में या छुट्टी के टाइम पर हम आपस में 3-4 दोस्त मिल जाते हैं, बातचीत करते हैं, पूरे दिन क्या हुआ वो डिस्कस करते हैं, किसी एक के ऊपर प्रेशर भी बना देते हैं। कई बार क्या होता है कि जो फ्रेंड सर्कल में जो सबसे थोड़ा वैसा है उसका मजाक बना दिया, उसको कुछ बोल दिया, अब 1-2 बार हो गया, बार बार होने लगता है अगर ये चीज, तो वो फिर उसके माइंड में ये चीजें छप जाती हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा प्रेशराइज फील करता है। इस प्रेशर को बोलते हैं पीयर प्रेशर। कई सारी बातें हम लोग में बोल जाते हैं, उसने तुझे ये कह दिया, तूने कुछ नहीं कहा, मैं होता तो मैं ना सहता। इस तरह की बातें हम लोग में भूल जाते हैं, और इसी की वजह से क्या आता है? सामने वाले के ऊपर प्रेशर आता है। इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? पीयर प्रेशर। ये पीयर प्रेशर आप अपने स्कूल लाइफ में भी देखते होंगे, ये पीयर प्रेशर आप अपने नॉर्मल फ्रेंड सर्कल में भी देखते होंगे, आप कॉलेज लाइफ में आएंगे तब भी ये पीयर प्रेशर रहेगा, आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे तब भी ये पीयर प्रेशर रहेगा। तो पीयर प्रेशर हमेशा हमारे साथ ही रहता है। किस तरह का पीयर प्रेशर रखना है वो हमारे फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे किस टाइप के फ्रेंड्स हैं। कोई फ्रेंड हमारे ऐसे भी हो सकते हैं, हमारा सर्कल ऐसा भी हो सकता है जो हमें गलत एक्टिविटीज के लिए प्रेशराइज करता हो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब चीजों के लिए प्रेशराइज करता हो, तो वो भी एक पीयर प्रेशर है ना। एक बार ट्राई करके देख, कुछ नहीं होगा, एक जॉइंट से क्या होगा, है ना, एक बारी से क्या होगा। इस तरह की बातें हमें देखने को, सुनने को मिलती हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर ज्यादातर। तो वो क्या है? एक पीयर प्रेशर। कुछ लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो उस चीज से बाहर निकल जाते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन कुछ लोग मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते, जिसकी वजह से वो उस पीयर प्रेशर में कुछ ना कुछ गलत स्टेप्स ले लेते हैं। क्लियर? फिर इसके अलावा पीयर प्रेशर हमारा अच्छे वाला भी हो सकता है। अगर हमारा ग्रुप, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा है, वो सही डायरेक्शन में बना हुआ है, तो वो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई तूने अभी तक 4 ही चैप्टर किए हैं, मेरे तो 6 हो गए, इसके तो 7 हो गए, तूने अभी तक 50 क्वेश्चन ही निकाले, इसने तो 100 कर लिया। तो वहां पे भी एक प्रेशर ही आ रहा है, लेकिन वो एक प्रेशर ऐसा है जो हमें कहीं ना कहीं ग्रोथ की साइड लेकर जा रहा है।
जो मैंने इससे पहले वाला एग्जांपल दिया था, जो सिगरेट और स्मोकिंग के लिए या फिर अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, वो भी पीयर प्रेशर है। जो यहाँ पर पढ़ने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, अच्छी हैबिट्स बनाने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, वो भी एक पीयर प्रेशर है। तो दोनों तरह के पीयर प्रेशर एग्जिस्ट करते हैं। वो एग्जिस्ट किस बेसिस पे करते हैं कि हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है। तो डेट इज वाई हमें फ्रेंड सर्कल भी उसी हिसाब से चूज करना चाहिए जो हमारे ऊपर एक अच्छा पीयर प्रेशर क्रिएट कर सके, जिससे हमारी लाइफ में हम कुछ बन सके, अपने आप को खत्म ना कर। ये चीज समझ आ रही। दूसरा प्रेशर होता है हमारी फैमिली का प्रेशर आने लगता है। फैमिली का प्रेशर कुछ बच्चे अभी भी आप लोग देख रहे हो, खाली रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता, फैमिली का प्रेशर वैसे भी होता है। पढ़ो, इतने मार्क्स लाओ, इतने टारगेट, इतना टारगेट अचीव करो, इसमें इतना करना ही करना है, साइंस लेनी ही लेनी है, ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं, यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, यहाँ पर ये क्यों नहीं हो रहा। आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है, आप उसमें करना चाहते हो, आपको पता है आप कर सकते हो, आपके अंदर टैलेंट भी है, लेकिन पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, इस तरह का भी प्रेशर देखने को मिल जाता है ना। तो वो एक फैमिली प्रेशर होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, फैमिली प्रेशर आता है, पीयर प्रेशर आता है, जॉब के लिए प्रेशर आता है, बिजनेस के लिए प्रेशर आता है कि सब आप खाली बैठे हो, सब कमा रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वहां फैमिली प्रेशर भी आएगा और पीयर प्रेशर भी आएगा। अब ये फैमिली प्रेशर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कहा था, फैमिली प्रेशर वहां पर भी आता है। सही टाइम पे मैरिज कर लो, जल्दी से जल्दी शादी करें, है ना। एक पर्टिकुलर एज निकल गई, फिर उसके बाद शादी करने का कोई फायदा नहीं है, या शादी नहीं होती है। इस तरह का फैमिली प्रेशर भी देखने को मिलता है। गेटिंग, ये सारे के सारे प्रेशर हैं हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गलत ही है, वो कहीं ना कहीं सही भी है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल अगर कोई पर्सन है जो अभी वेल सेटल्ड नहीं है, फाइनेंशियली अभी वो स्टेबल नहीं हुआ है, अभी उसकी जॉब्स पक्की नहीं हुई है, या बिजनेस इतना स्टेबल नहीं हुआ है, और उसके ऊपर भी फैमिली की साइड से प्रेशर आ रहा है कि अभी जल्दी से मैरिज कर लो और फिर बेबीज कर लो, तो ये वाला जो प्रेशर है, इस वाले प्रेशर में वो कंफ्यूज है। तो वहां पर इस तरह के प्रेशर, जो पीयर प्रेशर आ रहा है, जो फैमिली की साइड से प्रेशर आ रहा है, यहाँ पर डिसीजंस लेने मुश्किल हो जाते हैं। डिसीजंस लेने क्या हो जाते हैं, मुश्किल, है ना। पीयर प्रेशर में ऐसे भी हो सकता है, फैमिली प्रेशर में ऐसे भी हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर एज पर पहुंच गए हो, आपका जो टारगेट और गोल्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसके लिए आपको समय लग रहा है, और अभी 5-6 साल और लग जाएंगे उसको पूरा अचीव करने के लिए, ठीक है। वहीं आपके फ्रेंड्स जो हैं वो अपने फादर के बिजनेस पर बैठ गए, या फैमिली बिजनेस को उन्होंने चला लिया, या उन्हें पहले से ही कोई जॉब मिल गई अच्छी, वो वेल सेटल्ड हो गए, उन्होंने मैरिज भी कर ली। तो वहां पर आप प्रेशराइज फील करते हो कि मैं अभी अपने टारगेट से कुछ स्टार्टिंग स्टेज पर ही हूँ, और ये जो मेरा दोस्त है जो मेरे से कम हुआ करता था, ये अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका है, इसके पास वेल सेटल्ड जॉब भी है, इसकी मैरिज भी हो चुकी है, इसके चिल्ड्रन भी हो चुके हैं, तो वहां पर भी प्रेशर आता है। तो ये सारे प्रेशर्स हमारे आसपास रहते हैं, सोसाइटी के प्रेशर्स होते हैं। इन सभी प्रेशर्स को ध्यान में रखते हुए हमें डिसीजंस लेने होते हैं, और एज एन इंडिविजुअल हमें भी सोचना होता है कब हमारे लिए कौन सी चीज सही है ना। तो ये सारे प्रेशर्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप लाइफ में सही से डिसीजंस ले पाओगे। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? गवर्नमेंट एजेंसी से प्रेशर आते हैं, बच्चे दो ही अच्छे, ऐसे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चलाती है कि बच्चे करो तो दो ही करो। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर महंगाई इतनी हो गई है कि अपने आप को ही पालना, अपने आप के ही खर्चे पूरे करना बहुत मुश्किल हो गया, और फिर बच्चों के खर्चे तो और मुश्किल हो जाते हैं, है ना। आज के टाइम पर अगर 2 बच्चे भी हैं किसी पेरेंट के पास, तो उसके पढ़ाई का 9th के बाद से 12th तक की पढ़ाई का लगभग 20,000 पर मंथ का खर्चा है। 20,000 से 25,000 उसमें स्कूल फीस भी जाती है, वैन फीस भी जाती है, ट्यूशन फीस भी जाती है, बुक्स भी आती है, यूनिफॉर्म भी आती है, तो पर मंथ इतना खर्चा है ना। अब कितनी तो लोगों की सैलरीज भी नहीं होती कई बार। तो ये सारी चीजें हैं जो सोसाइटी में है, हमारे एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इनके बारे में डिटेल में कोई बात नहीं करता, डिस्कस नहीं करता। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे जो भी डिसीजंस लें वो बहुत सोच समझ कर। क्लियर है बच्चों? तो एक हो गया पीयर प्रेशर, सब लोग सीधे होकर बैठेंगे, क्लास में अटेंटिव रहेंगे, ध्यान देंगे। एक हो गया पीयर प्रेशर, जो हमारे फ्रेंड सर्कल से, हमारे सीनियर से, हमारे जूनियर से, हमारे कलीग से आता है, ठीक है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, डिसाइड हमें करना है कि हमारा किस तरह का पीयर होना चाहिए, हमारा किस तरह का फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है फैमिली प्रेशर। अब सबकी फैमिलीज की अपनी अपनी सोच होती है, तो वो फैमिली प्रेशर वेरी कर सकता है। किसी की फैमिलीज बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड भी हो सकती है कि अपना जो करना चाहते हो वो करो, कैसे करना चाहते हो वैसे करो। किसी की फैमिलीज नैरो माइंडेड भी हो सकती है, जो बिल्कुल एक पर्टिकुलर टारगेट आपको स्टार्टिंग से दे देंगे और उसी टारगेट पर आपको चलना पड़ेगा, चाहे आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है ना। तो ये हो गया फैमिली प्रेशर।
फिर गवर्नमेंट एजेंसी से या कई सारे एनजीओ से भी हमारे ऊपर क्या आता है, प्रेशर आता है। तो इन सारे प्रेशर्स के चलते हुए हमारे लिए एज एन इंडिविजुअल कई बार चीजों को डिसाइड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बताओ यहाँ तक किसी को समझ। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन जैसे प्रोसेस की, तो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो मेल बॉडी है और फीमेल बॉडी है, उसमें ड्यूरिंग द सेक्स, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स क्या होता है, इंटीमेसी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्लोजनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर मेल बॉडी और फीमेल बॉडी की क्लोजनेस बहुत ज्यादा है तो सेक्स तो ट्रांसफर होंगी, साथ में बैक्टीरिया और वायरस भी तो ट्रांसफर हो सकते है ना। क्या ट्रांसफर हो सकते हैं, बैक्टीरिया और वायरस, क्योंकि इंटीमेसी बहुत ज्यादा होती है ड्यूरिंग द सेक्स। तो इस टाइम पर नॉट ओनली सेक्सेस बट वायरस एंड बैक्टीरिया कैन आल्सो ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो वायरस और बैक्टीरिया जब ट्रांसफर होते हैं, तो वायरस और बैक्टीरिया जब ट्रांसफर होंगे तो उनकी वजह से भी क्या होंगी, डिजीजेस होंगी। ऐसी डिजीजेस जो सेक्स के दौरान एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर होती हैं, उनको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। क्या होता है उनको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, शॉर्ट में बोल देते हैं एसटीडी। क्या बोलते हैं उनको, एसटीडी। ठीक है, अब ये एसटीडीज आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर मेनली एक तो वर्ड याद रखना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसटीडीज। ये पेपर में भी एसटीडीज के नाम से ही है। दूसरा याद रखना है कि जो बैक्टीरिया की वजह से बीमारी है उनका नाम क्या है, गोनेरा और सिफिलिस। और जो वायरस की वजह से बीमारी हो रही है दैट इज वार्ड्स एंड एचआईवी एड्स। तो ये चार बीमारियों के नाम आपको याद रखने हैं। ये चारों एसटीडीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, गोनेरा, सिफिलिस, वार्ड्स और एचआईवी एड्स। अब ये भी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बैक्टीरिया की वजह से कौन सी हो रही है, वायरस की वजह से कौन सी हो रही है। पहले बच्चे क्या याद करते थे कि चारों बीमारियों के नाम रखिए, याद करिए, पेपर में पूछेंगे हम लिखाएंगे। लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन आया था ऐसे लिखो कि बैक्टीरिया से कौन सी हो रही है, वायरस से कौन सी हो रही है। तो आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि बैक्टीरिया से कौन सी हो रही है और वायरस से कौन सी हो रही है। तो बैक्टीरिया से कौन कौन सी है, गोनेरा और सिफिलिस। वायरस से वायरस एंड एचआईवी एड्स, और भी होते होंगे, फिलहाल हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें ये याद है। ठीक है, अब इनमें जो एक एचआईवी एड्स है, ये एक ऐसी डिजीज है, इसको मतलब मेनली डिजीज भी नहीं बोलना गलत ही होगा, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक पड़ जाता है। कभी सीधे ऊपर बैठो, मारो सीधे ऊपर बैठो, हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा वीक पड़ जाता है। ये एक ऐसी बीमारी, ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बना देती है, हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम कर देती है। अगर हमें हल्की सी बीमारी हुई है, हमें हल्का सा भी कोल्ड हुआ है, तो वो भी एक्सट्रीम चला जाएगा, निमोनिया लेवल तक चला जाएगा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, वीक हो चुका है। तो ये एचआईवी एड्स जिस पर्सन को हो जाता है, अल्टीमेटली वो पर्सन कहीं ना कहीं उस पर्सन की इन फ्यूचर जाकर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। मैं आपको ये बता रहा था कि ड्यूरिंग द सेक्स इंटीमेसी ज्यादा होने की वजह से, क्लोजनेस ज्यादा होने की वजह से वायरस और बैक्टीरिया भी ट्रांसफर हो जाते हैं, जिनकी वजह से बीमारियां ट्रांसफर होती हैं, जिनको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसटीडीज। ठीक है, इसका हमें नाम याद रखना है, बैक्टीरिया से होने वाली गोनेरा और सिफिलिस, वायरस से होने वाली वार्ड और एचआईवी। एचआईवी एड्स एक जानलेवा डिजीज है, एक जानलेवा कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम पर्सन का बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से छोटी छोटी बीमारियां भी बहुत बड़ा एक्सट्रीम कंडीशन शो करती है। ठीक है, तो अब अगर सेक्स के दौरान ये सब बीमारियां हो रही हैं, तो इन सब बीमारियों को रोकने का कोई तो तरीका होगा, इन एसटीडीज को रोकने का कोई तो तरीका होगा। और सबसे मेन चीज ये कि जब भी सेक्स होगा, जब भी इंटरकोर्स होगा, तो देयर आर हाई चांसेस कि वहां पर प्रेगनेंसी हो जाए। किसके ठहरने के चांसेस रहते हैं, प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी पे छोटी मोटी चीज नहीं है, प्रेगनेंसी के लिए बॉय का और गर्ल का, यानी कि मेल का और फीमेल का फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से प्रिपरेशन लेवल हाई होना चाहिए, है ना। वो दोनों ही, बॉय भी और गर्ल भी। बुक में तो गर्ल के बारे में लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉय और गर्ल दोनों का फिजिकली और मेंटल लेवल बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। वो बिल्कुल फिक्स होने चाहिए कि हाँ अब प्रेगनेंसी होनी चाहिए, अब बेबी चाहिए हमें अपनी लाइफ, है ना। मैंने इसके बहुत सारे रीजंस बताए आपको। हमारे ऊपर क्या होता है, कई सारे प्रेशर्स होते हैं, उनमें एक प्रेशर हमारा फाइनेंशियल प्रेशर भी होता है ना। कुछ लोग जल्दी से स्टेबल हो जाते हैं, कुछ अपने फैमिली बिजनेस में या फैमिली जॉब्स में लग जाते हैं, तो उनके लिए स्टेबिलिटी पाना आसान होता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी पाना आसान नहीं होता, कुछ लोगों का स्ट्रगलिंग पीरियड थोड़ा ज्यादा चलता है। सबकी अपनी अपनी रेस है ना, हम सब अपनी अपनी रेस में भागते हैं। तो क्योंकि हम सब अपनी अपनी रेस में भाग रहे हैं, तो किसी को ज्यादा भागना पड़ता है, किसी को कम भागना पड़ता है। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को, यस और नो। तो बच्चों क्या होता है
कि प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज है जो स्पेशली वुमेन के लिए बहुत ज्यादा मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा डिमांडिंग चीज है ना। तो एक वुमेन का फिजिकली और मेंटली स्टेबल होना, स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये नहीं कि थोड़ी बहुत एज बढ़ी, थोड़ी बहुत सेक्सुअल मैच्योरेशन आई तो हम रेडी हो गए हैं सेक्सुअल सेक्स के लिए, इंटरकोर्स के नहीं। क्योंकि जब भी सेक्स होगा, जब भी इंटरकोर्स होगा, क्या कह सकती है? प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो इसलिए सेक्सुअल मैच्योरेशन प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो एक पर्टिकुलर एज तक आती है, सिखाई जाती है, सोसाइटी के साथ डिस्कस की जाती है, पेरेंट्स सिखाते हैं, कुछ पेरेंट्स नहीं सिखाते तो बुक्स से पढ़ते हैं। सीबीएसई ने क्यों दे रखा है चैप्टर? ताकि आप इन सब चीजों को समझ डिस्कस कर सको। आप कोई ऐसी प्रॉब्लम फील कर रहे हो, कोई ऐसी फीलिंग्स फील कर रहे हो जो आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये फीलिंग्स क्यों, तो आप वो डिस्कस कर सकते हो। अपने बड़े भाई से, बहन से डिस्कस कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो, किसी टीचर से आप डिस्कस कर सकते हो। तो ये सब चीजें जब तक आपको नहीं बताऊंगी कि क्यों हो रही है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी, है ना। इसलिए इन सब चीजों को डिस्कस करना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो मैंने आपको ये बताया कि जब भी सेक्स होगा तब प्रेगनेंसी ठहर सकती है और एसटीडी भी हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी हो सकती है। प्रेगनेंसी में छोटी मोटी चीज नहीं है, उसके लिए फाइनेंस भी होना चाहिए और मेंटली और फिजिकली स्टेबल भी होना चाहिए, ठीक है। फिर एसटीडी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी हो सकती है, जैसे कि HIV एड्स। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए या फिर एसटीडीज को रोकने के लिए, कम करने के लिए कई सारे मेथड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। क्या कहलाते हैं वो मेथड्स? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। एसटीडीज को रोकने के लिए और अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कई सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की रेंज में ध्यान से सुनते आना, समझते हैं। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की रेंज में सबसे पहला मेथड आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक बैरियर, एक कवरिंग लगा देते हैं। देखो, प्रेगनेंसी तब होगी जब मेल का सेक्सुअल स्पर्म फीमेल के सेक्सुअल ओवा के साथ कंबाइन करे, ठीक है। प्रेगनेंसी का मेन रीजन क्या है? मेल का सेक्सुअल फीमेल के सेक्सुअल के साथ कंबाइन करता है, उससे जाइगोट बनता है, उससे एम्ब्रियो बनता है, उससे फीटस बनता है, उससे बेबी बनता है, ठीक है। अगर हम इसी चीज को रोक दें, अगर हम एक बैरियर लगा दें बीच में जिससे कि सेक्सुअल्स कंबाइन ही ना हो सके, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? बैरियर मेथड। जिसमें हम कवरिंग्स का यूज करते हैं, जैसे कि मेल्स के अंदर हम पेनिस के ऊपर कवरिंग लगा देते हैं कॉल्ड कॉन्डम्स। जिसमें क्या होता है? पेनिस से स्पर्म आउट तो होता है, लेकिन क्योंकि वो कवरिंग है तो वो उसी कवरिंग के अंदर रह जाता है, वो विजाइना में एंटर नहीं करता, वो फीमेल सेक्सुअल तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है ना। तो क्योंकि यहाँ पर हम बैरियर लगा रहे हैं, पेनिस के ऊपर एक कवरिंग लगा रहे हैं, तो इस मेथड को क्या बोलेंगे हम? बैरियर मेथड। ये मेथड क्या कहलाएगा? बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में हम क्या करते हैं? एक कवरिंग लगा देते हैं, मेल्स में पेनिस के ऊपर कवरिंग लगाते हैं जिसको हम कॉन्डम बोलते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म आउट तो होगा लेकिन वो फीमेल सेक्सुअल तक नहीं पहुंच पाएगा। सेम कुछ इसी तरह की कवरिंग्स वेजाइना पर भी लग सकती है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। कैप्स बोलते हैं उनको। तो वो कैप मतलब पेनिस पे ना लगाओ कवरिंग, तो वेजाइना पे कवरिंग लगा दो ताकि स्पर्म आउट तो हो लेकिन वो फीमेल सेक्सुअल तक ना पहुंच पाए। तो अगर आप कवरिंग्स का यूज कर रहे हैं तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? बैरियर। बताओ ये मेथड जिसे सोचिए। दूसरा मेथड एक होता है केमिकल मेथड। ये सब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिसमें हम एसटीडीज या मेनली प्रेगनेंसी को रोकने की कोशिश करें, ठीक है। एसटीडीज को कहीं ना कहीं फिर भी हो ही जाती है, मेनली हम किसको कोशिश कर रहे हैं? अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरा मेथड क्या है हमारे पास बच्चों? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में गर्ल्स को यानी कि फीमेल्स को कुछ ओरल पिल्स, आई पिल्स दी जाती हैं जिनकी वजह से उनकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, केमिकल इम्बैलेंस होता है और एग सेल सही से रिलीज नहीं होता। कुछ ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से एग सेल रिलीज नहीं होता। एग रिलीज नहीं होगा तो स्पर्म अगर अंदर एंटर हो भी गया ड्यूरिंग द सेक्स तो उसको एग नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्या ये केमिकल मेथड सेफ है? दे आर नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस कर रहे हैं, केमिकल इम्बैलेंस कर रहे हैं गर्ल्स की बॉडी के अंदर। तो केमिकल इम्बैलेंस का कोई भी रिजल्ट होता है, हो सकता है कोई एडवर्स इफेक्ट्स भी आ सकते हैं और लंबे समय तक यूज करने पर बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। जो बैरियर मेथड है वो भी कंप्लीटली सेफ नहीं है, क्योंकि उसमें भी हम कवरिंग्स का यूज कर रहे हैं, वो कवरिंग्स भी कभी भी ब्रेक डाउन हो सकती है, ठीक है। तो ये भी 100% सेफ नहीं है। केमिकल मेथड्स तो बिल्कुल भी 100% सेफ नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है और इम्बैलेंस किसी भी चीज का लंबे समय तक ठीक नहीं होता है।
फिर तीसरा मेथड आता है, एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं कॉपर टी। टी शेप में होता है, अभी दिखा दूंगा आपको इमेज की फॉर्म में। किस शेप में होता है? टी शेप में होता है। और किसका बना हुआ? कॉपर का बना हुआ, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कॉपर। ये जो टी शेप का बना हुआ डिवाइस है कॉपर का, इसको गर्ल के यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है। कहाँ पर प्लेस करते हैं? यूट्रस। फिर डिस्कस किया था ना डिटेल में यूट्रस के बारे में, तो यूट्रस में प्लेस कर देते हैं ताकि अगर स्पर्म एंटर हो भी रहा है तो वो ओवा तक ना जाए, क्योंकि बीच में क्या है? कॉपर। बीच में क्या है? कॉपर। लेकिन ये भी फिर प्रॉब्लम करता है। ये गर्ल की यूट्रस में प्लेस किया गया है, तो ये अगर सही से प्लेस ना हो या लंबे समय तक रहे तो इसकी वजह से भी क्या होने लगेगी? इरिटेशन होने लगेगी, प्रॉब्लम्स होने लगेगी, है ना। तो ये जो तीनों मेथड्स मैंने अभी तक आपसे डिस्कस किए हैं, ये तीनों मेथड्स हैं तो सही, एग्जिस्ट करते हैं, यूज भी होते हैं, लेकिन ये 100% सेफ नहीं है ना। अच्छा, कॉपर टी वाला जो मेथड है, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं IUCD, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगा दिया। क्या नाम है उसका? कॉपर टी, क्योंकि टी लेटर की शेप में है, इसकी वजह से स्पर्म और ओवा आपस में कंबाइन नहीं हो पा रहा है। बताओ ये किस से समझ आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? इसके बाद एक और मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड आता है जिसका नाम है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं? सर्जरी करके मेल का वास डिफरेंस जो होता है, याद है वो जो स्पर्म जा रहा था आगे, वही पतली सी ट्यूब से जाता था, उस पतली सी ट्यूब का नाम क्या था? वास डिफरेंस। तो मेल का जो वास डिफरेंस है उसको हल्का सा कट करके उसको बंद कर देते हैं ताकि स्पर्म उसमें आगे ना जाए। तो फिर क्या रिलीज होगा? फिर वो फ्लूइड्स रिलीज होंगे, उसमें स्पर्म नहीं होगा, यानी होगा स्पर्म। तो वो फ्लूइड्स तो आगे जा सकते हैं लेकिन उसमें स्पर्म है नहीं, स्पर्म नहीं है तो ओवा के साथ कंबाइन नहीं होगा, ओवा के साथ कंबाइन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। आगे बात समझ में? सेम चीज वी कैन डू विद फीमेल्स आल्सो। फीमेल के अंदर वो पतली सी ट्यूब क्या थी? फैलोपियन ट्यूब, आल्सो नोन एज ओव्यूलम। उसको हल्का सा कट करके उसको बंद कर देते हैं और ताकि उसमें एग आगे ना जा सके। तो अगर स्पर्म एंटर करेगा भी तो वो एग के पास तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को बंद कर दिया गया है। इसको हिंदी में बोलते हैं नसबंदी। सुना भी होगा आपने, कई सारे गवर्नमेंट ने एड्स भी चलाए थे इसके बहुत समय पहले, बहुत ज्यादा एड्स चलाए थे, बहुत ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए थे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नसबंदी। इसमें क्या करते हैं? मेल की बॉडी में या फीमेल की बॉडी में या तो मेल का वास डिफरेंस बंद कर देते हैं या फीमेल का फैलोपियन ट्यूब क्लोज कर देते हैं ताकि मेल से स्पर्म ना आ सके या फीमेल से ओवा ना आ सके। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चों? यहाँ तक ये चारों मेथड किस किस को क्लियर? बट क्योंकि ये सर्जिकल मेथड है, इसके लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। और अगर क्या होगा, बातें जरूरी होंगी, ध्यान दो। क्योंकि ये सर्जिकल मेथड है, इसके लिए सर्जरी रिक्वायर्ड है। अब सर्जरी के लिए लगता है इंस्ट्रूमेंट, सर्जरी के लिए लगता है डॉक्टर, सर्जरी के लिए लगती है नर्स, है ना। तो वो डॉक्टर, वो नर्स ट्रेन्ड होने चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज करने वाले हैं वो क्लीन होने चाहिए, अदरवाइज सर्जरी की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ठीक है, तो इन सभी मेथड्स में सबसे अच्छा मेथड जो है, कन्वीनियंट जो है आगे के लिए, वो सर्जिकल मेथड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा सोल्यूशन है जो परमानेंट सोल्यूशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट एजेंसी से भी हमारे ऊपर प्रेशर आता है कि बच्चे दो ही अच्छे, बोली थी ना ये बात। तो अगर एक फैमिली वेल सेटल्ड है, वो अपना अच्छा कमा रहे हैं, उनके पास 2 बच्चे हो चुके हैं, अब वो चाहते हैं कि अब हमें लाइफ में और बेबीज नहीं करने हैं और बच्चे नहीं करने हैं, दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि अब हमें और बच्चे नहीं करने, लेकिन हमारी सेक्स लाइफ पर भी कोई फर्क ना पड़े, उस पर भी कोई दिक्कत ना आए, तो इसीलिए हम कौन सा मेथड ऑफ कर सकते हैं? सर्जिकल मेथड। कौन सा मेथड ऑफ कर सकते हैं? सर्जिकल। तो अगर एक वेल सेटल्ड फैमिली है जिसके पास ऑलरेडी 2 किड्स हैं और वो और बच्चे नहीं करना चाहते हैं, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो बैरियर मेथड में चांसेस है कि वो ब्रेक डाउन हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है। केमिकल मेथड में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फीमेल को, कॉपर टी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इरिटेशन हो सकती है फीमेल को। तो बेस्ट मेथड कौन सा आता है ऐसी फैमिलीज के लिए? सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में एक बार सर्जरी हुई, उसके बाद वो ना तो वहां से स्पर्म आउट होगा अगर मेल में किया, या फिर अगर फीमेल में कर दिया तो ओवा आउट नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। बताओ ये बात किस किसको क्लियर है? ठीक है, तो ये 4 मेथड्स, ये चारों मेथड्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। ये 4 नंबर में आता है, या अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की डेफिनेशन भी पूछ ली कि व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, तो ये 5 नंबर में आ जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये मेथड्स के नाम जो मैंने लिखे हैं, ये बुक में डायरेक्टली नाम नहीं लिखे हुए, इसलिए इन नामों को कॉपी कर लेना। फिर समझ आ गया बच्चों?
हमारे ऊपर प्रेशर्स कौन कौन से होते हैं वो क्लियर है। उन प्रेशर्स की वजह से कई बार हमारे लिए लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना बड़ा मुश्किल और कंफ्यूजिंग हो जाता है। फिर उसके बाद जो सेक्स वाला प्रोसेस है उसमें एसटीडीज फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। प्रेगनेंसी में छोटी मोटी चीज नहीं है, उसको हैंडल करने के लिए मेंटली और फिजिकली और फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो और एसटीडीज को कहीं ना कहीं प्रिवेंट किया जा सके, इसके लिए हम कई सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करते हैं। पहला मेथड है बैरियर मेथड, जिसमें हम कवरिंग्स का यूज करते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास केमिकल मेथड, जिसमें हम कुछ ओरल पिल्स का, आई पिल्स का यूज करते हैं, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करती है फीमेल्स के अंदर, इसकी वजह से एग रिलीज ना हो। फिर आता है कॉपर टी वाला, आईओसीडी वाला, जिसमें कॉपर टी प्लेस कर दिया जाता है मदर के यूट्रस में, मतलब फीमेल के यूट्रस में, लेकिन वो भी एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इरिटेशन क्रिएट कर सकता है लॉन्ग रन में। फिर लास्ट में कौन सा मेथड हमने डिस्कस किया, सर्जिकल मेथड, जिसमें सर्जरी करके या तो मेल का वास्ट डिफरेंस क्लोज कर देंगे या फिर फीमेल का फैलोपियन ट्यूब क्लोज कर देंगे। सब कुछ क्लियर है यहाँ तक बच्चों? इसके अलावा और इम्पोर्टेंट चीज कि कई बार सर्जरी जैसी चीज को गलत चीजों के लिए भी यूज किया जाता है। कई सारी जगहों पर, बहुत सारे पिछड़े हुए इलाकों में, रिमोट एरियाज में आज भी मेंटली लोगों की जो थिंकिंग है वो यही है कि गर्ल चाइल्ड इज अ बर्डन। वो गर्ल को एज अ बर्डन मान के चलते हैं। तो गर्ल को एज अ बर्डन मान के चलने की वजह से वो प्रेगनेंसी जब फैलती है तो उसके कुछ समय बाद ही पता लगवाने की कोशिश करते हैं कि वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल। अगर बॉय होता है तो उसको ग्रो करने दिया जाता है, अगर गर्ल होती है तो उसको वहीं किल करा दिया जाता है। इसको बोलते हैं फीमेल फिटिसाइड किलिंग। क्या बोलते हैं इसको? फीमेल फिटिसाइड। फीमेल फिटिसाइड, वो जो फीटस है, बता रहा ना, एम्ब्रियो ग्रो पर भी क्या बनता है? फीटस। फिटिसाइड किलिंग, उसको वहीं किल करा दिया जाता है कि इसे आगे ग्रो करने ही ना दो, क्योंकि हमें गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए, है ना। हमारी कंट्री में भी आज भी कई सारे रिमोट एरियाज, कई सारे बहुत सारे पिछड़े हुए इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह की मेंटेलिटी हमें देखने को मिल जाती है। बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं और इसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है, एलिमिनेट किया जा रहा है और बहुत ज्यादा हो भी चुका है ना। तो यहाँ पर ये जो फीमेल फिटिसाइड किलिंग है, इसके लिए पहले डॉक्टर से पता भी तो लगवाना पड़ेगा ना कि वेदर इट इज अ बॉय और अ। तो इंडिया में ये पूरी तरह से बैन है, इसको इलीगल माना जाता है। तो प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब सेक्स कौन सा होने वाला है बेबी का, बॉय होने वाला है, गर्ल होने वाला है, ये हमारी कंट्री में क्या है? इलीगल है। देखो यहाँ लिखा है इलीगल सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन। एबॉर्शन समझते हैं आप लोग? उस साइड को, उस फीटस को वहीं मदर की वॉम में ही किल क्यों करा देते हैं, उसी को हम एबॉर्शन बोलते हैं। ये सेक्स सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। सेक्स सिलेक्टिव मतलब ये नहीं कि बॉय है तो उसे जीने दो, गर्ल है तो उसे खत्म कर दो। ये पूरी तरह से क्या है? इलीगल। और वैसे भी अगर फीमेल फिटिसाइड किलिंग बढ़ती चली जाएगी तो धीरे धीरे नंबर ऑफ बॉयज बढ़ते चले जाएंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स कम होते चले जाएंगे। क्या ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी के लिए हिसाब से ठीक बात है? स्टैंडर्ड कब मेंटेन होगा? जब दोनों इक्वल चाहिए। बताओ ये बात किस को क्लियर हो? क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा लास्ट में आपसे डिस्कस किया गया है कि पॉपुलेशन का जो साइज होता है वो पॉपुलेशन का साइज किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? वो मेनली डिपेंड करता है बर्थ रेट और डेथ रेट पर। अगर बर्थ रेट बढ़ रहे हैं और डेथ रेट कम है तो पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। अगर बर्थ रेट कम है और डेथ रेट बढ़ रहे हैं तो पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी, है ना। जैसे कोविड-19 के टाइम पर ये न्यूज में हमें कई बार सुनने को मिलता था, रील्स में, शॉर्ट्स में देखने को मिल जाता था कि भाई डेथ रेट बढ़ता जा रहा है, बर्थ रेट कम होता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी। चांस की बात है कि हमें समय रहते हुए उसका क्या मिल गया? सॉल्यूशन मिल गया और हमने उस रेट को कंट्रोल कर लिया, है ना। तो वहां पर अब बर्थ रेट अगर बढ़ रहा है और डेथ रेट कम है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी। अभी फिलहाल वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज करती जा रही है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो इंक्रीज कर रही है बट रिसोर्सेज हमारे पास, अर्थ के पास क्या है? बहुत लिमिटेड है। और बहुत ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलता। कुछ जो पावरफुल हैं, जो रिच हैं, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। कुछ जो पावरफुल और रिच नहीं है उनके पास हमें कम रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, है ना। फिर लास्ट में एक क्वेश्चन भी आपके सामने रखा गया है कि क्या खाली पॉपुलेशन का बढ़ना ही इनइक्वालिटी का रीजन है? इनइक्वालिटी समझ रहे हो आप लोग?
मतलब अमीर अमीर ही होते जा रहे हैं और गरीब गरीब ही होते जा रहे हैं, और बीच में कौन पिसता है? मिडिल क्लास वाले लोग पिसते हैं। तो क्या यही मेन रीजन है पॉपुलेशन का बढ़ना ही मेन रीजन है इसका, कि हाई वाले हाई हो रहे हैं, मिडिल वाले मिडिल में है, लोअर वाले लोअर में है? क्या इसका मेन रीजन पॉपुलेशन ही है? इसके और भी कई सारे मेन रीजन हैं, जैसे कि एजुकेशन। अगर पर्सन के पास एजुकेशन नहीं है तो वो एक अच्छी जॉब नहीं पा पाएगा, जिसकी वजह से वो एक अच्छी इनकम क्रिएट नहीं कर पाएगा, है ना, एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी पाएगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है? पॉवर्टी हो सकती है, हैंडीकैप हो सकता है वो पर्सन, या फिर कोई आसपास की एनवायरमेंट प्रॉब्लम हो सकती है। कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमें ये इनइक्वालिटीज देखने को मिल सकती है। बताओ यहाँ पे किसी से समझ रहा है? फिर लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि ये वाला टॉपिक हमारा मेनली खत्म हो गया। बीच में हमने एक टॉपिक स्किप किया था, वो था प्यूबर्टी के चेंजेस। तो प्यूबर्टी के टाइम पर क्या क्या चेंजेस आते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्यूबर्टी की एज में जो चेंजेस आते हैं वो कुछ चेंजेस तो ऐसे हैं जो गर्ल्स और बॉयज में सेम होते हैं। गर्ल्स और बॉयज में क्या होते हैं? सेम। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो सिर्फ बॉयज में देखने को मिलते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो सिर्फ गर्ल्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कॉमन चेंजेस हैं उनमें से एक चीज मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, सेंसेशंस, फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हो जाती है अपोजिट जेंडर को लेकर, है ना। बॉडी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, हैंड्स पर लेग्स पर हेयर्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, थिन हेयर्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है हैंड्स पर लेग्स पर। ये कुछ मैं कॉमन चेंजेस की बात कर रहा हूँ जो बॉयज और गर्ल्स दोनों में देखने को मिलते हैं। एक तो सेंसेशंस और फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हो जाती है अपोजिट जेंडर को लेकर। दूसरा, थिन हेयर्स की ग्रोथ देखने को मिलती है हैंड्स पर लेग्स पर, जेनिटल एरियाज में, थाइस के बीच में, जेनिटल एरियाज में जहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वहां पर थिक हेयर्स की ग्रोथ देखने को मिलती है गर्ल्स में भी और बॉयज में भी। ठीक है, ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो मेनली स्पेशली बॉयज के अंदर देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी चेंजेस। एक तो वॉइस क्रैक होनी शुरू हो जाती है, भारी होनी शुरू हो जाती है ना। कोई नॉर्मल भी बोल रहा है तो ऐसा लगता है लट मार के बोल रहा है। ठीक है, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है बॉयज को। वो नॉर्मली कुछ बात कर रहा है तो ऐसा लगता है, पेरेंट्स कहते हैं कि ये तो हमारे से बहस करता है, ये तो लड़ रहा है, पलट के जवाब दे रहा है। हालांकि कई बार हम पलट के जवाब नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हम नॉर्मल अपनी बात को रख रहे हैं, बट क्योंकि हमारी वॉइस थोड़ी ऐसी हो गई है, हैवी हो गई है, और पेरेंट्स तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो टू 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 माएगा माएगा वाली वॉइस सुनते आ रहे हैं, है ना, चे चे पे वाली। अब हम भारी आवाज में बात कर रहे हैं एकदम से, मुझे पानी गाड़ी दे दो, तो पेरेंट्स को ऐसा फील होता है भाई पता नहीं क्या हो गया, किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया इसके ऊपर। तो वहां पर भी हमें मैनेज करना पड़ता है, वॉइस को मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इस पर्टिकुलर एज में जिसमें आप अभी हैं, इसमें आप जो भी बोल रहे हैं उसको बहुत ध्यान से और सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोलिए, क्योंकि आपके हिसाब से आप नॉर्मल तरीके से बोलते हैं, बट आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स के हिसाब से हो सकता है वो उन्हें गलत लग रहा हो, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो वॉइस क्रैक होनी शुरू हो जाती है, वापस से टॉपिक पर आते हैं। इसके अलावा थिक हेयर्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है थाइस के एरियाज में, जेनिटल एरियाज के पास। इसके अलावा शोल्डर्स ब्रॉड होने शुरू हो जाते हैं, चेस्ट की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, मसल्स स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है, मसल्स ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये मैं बॉयज के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। पेनिस में इरेक्शंस देखने को मिलते हैं, डे टाइम पर भी स्लीप टाइम पर भी पेनिस में इरेक्शंस देखने को मिलते हैं, सेंसेशंस देखने को मिल जाते हैं। ये वो चेंजेस हैं जो बॉयज के अंदर होते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी चेंजेस। ठीक है, फिर आते हैं उन चेंजेस के ऊपर जो गर्ल्स के अंदर होते हैं, जो फीमेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। प्यूबर्टी चेंजेस के टाइम पर गर्ल्स के अंदर फिर से वही बात है कि एक तो थिक हेयर्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है जेनिटल एरियाज के पास, ठीक है, आर्मपिट्स के अंदर। इसके अलावा ब्रेस्ट साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, थाइस की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, थाइस थिक होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा निपल्स की डार्कनिंग होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है गर्ल्स के अंदर। ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जो प्यूबर्टी चेंजेस होते हैं स्पेशली गर्ल्स के अंदर। तो कुछ चेंजेस ऐसे हैं प्यूबर्टी चेंजेस जो मेल्स और फीमेल दोनों में देखने को मिलते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो सिर्फ बॉयज में देखने को मिलते हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो फीमेल्स में देखने को मिलते हैं। अब ये सारे जो चेंजेस हैं ये समय के साथ साथ धीरे धीरे आते हैं, किसी के में जल्दी आते हैं, किसी के में धीरे धीरे आते हैं, किसी के में मॉडरेट रेट पर आते हैं। इन सभी चेंजेस के अलग अलग रेट पर आने की वजह से हम कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरे पर्सन से, अपने फ्रेंड से, और कई बार हम मेंटली वीक पड़े हो। किसी पर्सन की हाइट नहीं बढ़ रही है, किसी पर्सन की ग्रोथ नहीं हो रही है, बॉडी की ग्रोथ नहीं हो रही है ना, तो किसी पर्सन की मसल्स की ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी की बियर्ड प्रॉपर आ रही है, किसी की पैची हेयर्स आ रहे हैं, किसी की बियर्ड बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैं बॉयज की बात करूँ तो ये सारे चेंजेस देखकर कई सारे बॉयज परेशान भी हो जाते हैं, आपस में कंपेयर करने लगते हैं।
भाई किसी की तो बियर्ड आ गई, किसी की हाइट भी बढ़ गई, एकदम बियर्ड भी आ गई, बढ़िया से बियर्ड आनी शुरू हो गई, किसी के पैची है सारे सही से नहीं आ रही, प्रॉपर नहीं आ रही, किसी के बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो वहां पे ना कंपैरिजन आना शुरू हो जाता है। तो कंपैरिजन आने की वजह से हम कई सारे केमिकल्स भी खाना शुरू कर देते हैं, कई बार केमिकल्स लेना भी शुरू कर देते हैं मेडिसिन के फॉर्म में, है ना। तो वो सब चीजें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। किसी के सेबेशियस ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्नेज होने लगते हैं, पिंपल्स होने लगते हैं, गर्ल्स में भी होता है। अब गर्ल्स में जब पिंपल्स होंगे, एक्नेज होंगे, तो फेस थोड़ा खराब होने लगता है, तो वो फिर दूसरे फ्रेंड से कंपैरिजन आता है, दूसरे गर्ल्स से कंपैरिजन आता है, तो फिर उसके लिए कई सारी दवाइयाँ, कई सारी मेडिसिन, कई सारी क्रीम्स, कई सारे ऑयल्स, वो सब चीजें होने लगती हैं, जबकि उनकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो चेंजेस अभी आ रहे हैं वो सब टेम्पररी हैं, वो अपने आप धीरे धीरे सब सही हो जाएंगे, है ना। लेकिन क्योंकि हमें तो अभी रिजल्ट चाहिए होता है, इसलिए हम गलत एक्शंस ले लेते हैं। कई बार ऐसे केमिकल्स कंज्यूम कर लेते हैं या लगा लेते हैं जिससे हमारी स्किन पूरी खराब हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी पूरी खराब हो जाती है। ठीक है, समझ आ रही बात। मैं आपसे नॉर्मल डिस्कशन कर रहा हूँ, बुक में नहीं लिखा हुआ है ये, मैं आप लोगों से नॉर्मल डिस्कशन कर रहा हूँ। बॉयज में अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए कुछ बच्चे कम एज में ही जिम जाना शुरू कर, जिम जाएंगे तो दूसरे लोगों से कंपेयर करेंगे, दूसरे लोगों से कंपेयर करेंगे तो क्या ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं जो हमें भी लेना चाहिए, तो ये तो कहीं क्रिएटिन ले रहे हैं, ये तो प्रोटीन ले रहे हैं, ये तो प्री वर्कआउट ले रहे हैं, ये तो पोस्ट वर्कआउट ले रहे हैं, बहुत सारे केमिकल्स उनको दे दिए जाते हैं, खिला दिए जाते हैं। जिम वाले को तो फायदा हो रहा है ना, उनसे आपकी हेल्थ से कोई डायरेक्टली मतलब नहीं है, वो आपको प्रोडक्ट बेच रहा है। हो सकता है वो प्रोडक्ट उसके हिसाब से बहुत बढ़िया हो, लेकिन क्या आपको अभी उसकी रिक्वायरमेंट है? आपने अपनी नॉर्मल ग्रोथ को तो चेंज कर दिया ना। जो नॉर्मली आपकी बॉडी में चेंजेस आने वाले थे, वो आपकी बॉडी में जो इंटरनल केमिकल रिलीज होंगे, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होंगे, गर्ल्स में एस्ट्रोजन रिलीज होंगे, उनकी वजह से आएंगे। लेकिन आप बाहर से भी केमिकल्स ले रहे हो, तो वो चेंजेस तो फिर वो मिक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से कई सारे साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, है ना। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अभी आप प्यूबर्टी एज में हो, अभी आप टीन एज में हो। टीन एज समझते हो आप लोग? टीन एज मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इन सब में टीन आ रहा है। 12 के बाद शुरू हो जाता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इन सब में टीन आ रहा है। इन सभी एज को बोलते हैं टीन एज। क्या बोलते हैं इसको? टीन एज। तो ये जब तक आपकी टीन एज चल रही है, तब तक आपकी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते रहेंगे। वो इंटरनली भी हो सकते हैं, वो एक्सटर्नली भी हो सकते हैं। वो चेंजेस किसी के में जल्दी जल्दी आ सकते हैं, किसी के में धीरे धीरे आ सकते हैं, लेकिन वो आएंगे जरूर। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको फटाफट से कोई फॉर्मूला, कोई केमिकल बाहर से या एक्सटर्नली या इंटरनली कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। कई बार प्रॉब्लम ज्यादा होने की वजह से हम डॉक्टर से मेडिसिन ले लेते हैं, डेट इज ओके, कि बहुत ज्यादा पिंपल्स हो गए, हमने किसी डॉक्टर से एडवाइस किया और उनसे मेडिसिन ले ली, वो मेडिसिन खाया, वो चीज कंट्रोल हो गई, डेट इज ओके, डेट इज टेम्पररी। बट हम बाहर से या मार्केट से कोई क्रीम ले आए, खुद से उसे लगाना शुरू करते हैं बिना ये जाने कि वो आपके स्किन के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। बाहर से हम कोई प्रोटीन या कोई केमिकल कंज्यूम करना शुरू करते हैं बिना ये जाने कि वो हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। तो ये सब चीजें आप अपनी लाइफ में ना करें, इसलिए आपको ये चैप्टर को डिटेल में बताना जरूरी है। आ रही है बातें समझ में? क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है।